नमस्कार आप सभी को स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी कई सारे बच्चों की जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 3 महीने में मेरे ईमेल्स के ऊपर और इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आई। मार्गरेट मीड की जो समोआ की स्टडी है उसके बारे में, खासकर सेल्फ स्टडी जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं उनके तरफ से ये रिक्वेस्ट मुझे देखने को मिली। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बैचेस के अंदर में हो तो डेफिनेटली हम छोटी बड़ी क्लासिकल मॉडर्न लेटेस्ट हर एक स्टडी को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करते हैं। बट जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं कभी कभी हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हूँ, लेकिन हम उनको भी असिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हमारे कोर्सेज के अंदर में एनरोल्ड हो तो ही आपके डाउट्स को लिया जाए। ठीक है ना, वी ट्राई टू बेसिकली केटर द नीड्स ऑफ द लर्नर वेदर और नॉट दे आर पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। चलिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारा पाइलअप हो चुका था रिक्वेस्ट का, आज हम इसको लेकर के आ रहे हैं। क्या है ये फॉर द पीपल हु आर अनअवेयर अबाउट इट। देखिए, थ्योरीज के पोर्शन में जब आप जाते हो ना यूनिट 6 के अंदर में, तो यहाँ पर जो एक 5वीं थ्योरी आती है वो कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल की है। कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल बेसिकली केटर करती है नेचर और नर्चर के डिबेट को। ठीक है ना, कि भाई हमारी जो पर्सनैलिटी है, अलग अलग पर्सनैलिटी के जो हमारे डायमेंशंस हैं उसके अंदर में कितना कंपोनेंट बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड है और क्या कंपोनेंट है जो कि नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, कल्चरल फैक्टर्स की वजह से आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस पे अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग का मानना है कि यूजुअली जो पर्सनालिटी ट्रेट्स और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ये लार्जली बायोलॉजिकली डिटरमाइंड आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे कहते हैं कि नहीं, इसमें अच्छा खासा जो रोल है वो नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स का भी है, उसमें इन्वायरमेंट भी आ जाता है और कल्चर भी आ जाता है। इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो इज नॉट ओनली द इकोसिस्टम इन्वायरमेंट, हियर मीन्स बोथ सोशल एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट जो आपका टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, टेरेन है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। और सोशल फैक्टर यानी कि एजुकेशन, यानी कि लिटरेसी और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सारे फैक्टर्स उसको क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करते हुए मिलेंगे। अच्छा, ओरिजिन जो इस स्कूल की है वो अर्ली 20th सेंचुरी में आपको देखने को मिलती है इन द वर्क्स ऑफ स्कॉलर्स लाइक एडवर्ड सापिर और सिगमंड फ्रॉइड। दोनों का नाम आप सुने हो। एडवर्ड सापिर के बारे में आप यूनिट 7 में लैंग्वेज में पढ़ते हो, और सिगमंड फ्रॉइड डेफिनेटली कई बार आते हैं, और डीपर स्मिथ के बारे में रिलीजन में भी आते हैं, टैबू में भी आते हैं, कई जगहों पे इनके बारे में जिक्र होता है। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस को यहाँ पर सामने रखा जिसका कहना था कि अर्ली एक्सपीरियंसेस इज इक्वल टू लेटर बिहेवियर। ठीक है ना, लेटर बिहेवियर यानी कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो ऑन अ लार्ज स्केल आपको पैटर्न देखने को मिलेगी, और ये पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस को लेकर के। तो जो आपकी अर्ली लाइफ है, चाइल्डहुड का जो पीरियड है, दैट इज अ फॉर्मेटिव पीरियड, और इन सारे प्रोसेसेस का, एक्सपीरियंसेस का एक्यूमुलेशन होता है जो हमारी बाद की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को क्या करती है, शेप करती है, स्ट्रक्चर करती है, मोल्ड कर रही होती है। तो बाद में जाकर के इनके वर्क को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। इन्होंने थोड़े एथनोसेंट्रिक बायसेस को यूज़ किया था अपने वर्क के अंदर में। इन्फेंट को इन्होंने सेवेजेस के साथ इक्वेट कर दिया था, सेवेजरी के पीरियड को वहाँ पर लगा दिया था, जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर चाइल्डहुड की स्टेज को बार्बरिज्म के साथ में या बार्बेरिक बिहेवियर के साथ में एसोसिएट किया, और ये कहते हैं कि सिविलाइज्ड, द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड इज एसोसिएटेड विद द एडल्टहुड पर्सनैलिटी। तो थोड़ा सा क्रिटिज्म हुआ, बाद में इनके स्कूल को वापस से रिजुविनेट करने की कोशिश की जाती है, रिजरेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और वहाँ पर जो भी स्कॉलर्स उसके साथ जुड़े होते हैं लाइक अब्राहम कार्डनर, कोराडो बॉयस, राल्फ लिंटन, ये सारे लोग और भी कई सारे, इनको नियो फ्रॉडियन कहा जाता है। ठीक है ना, ये वापस से जाकर कल्चर और पर्सनैलिटी के इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं, और इसी यूनिट के डिस्कशन में एक मेजर नाम आता है वन ऑफ द लीडिंग फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है ना, अमेरिकन फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, कुछ जगहों पर इनको मदर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी कहा गया, ऑल्दो बहुत ही नैरो लेबल है ये, मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली ये सर्कुलेटेड या यूज में नहीं है। रुथ बेनेडिक्ट जो इनकी गुरु, दोस्त और लव इंटरेस्ट भी रही हैं, उनके लिए भी ये सेम लेबल को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रांस बोआ की ये डायरेक्ट स्टूडेंट थी, और साथ ही साथ रुथ बेनेडिक्ट के साथ में इनके कई तरीके के इंटरैक्शन थे। फॉर एग्जांपल उनके लर्नर के तौर पर भी इन्होंने समय बिताया हुआ है, उनके कलीग पीयर के तौर पर भी समय बिताया हुआ है, और इनके जो डॉटर की मार्गरेट मीड और ग्रिगोरी बैटसन, जो उनके थर्ड हस्बैंड थे मार्गरेट मीड के, उनकी जो डॉटर है मीड और बैटसन की, ठीक है ना, इनकी डायरीज से पता चलता है, डॉटर की डायरी से पता चलता है कि डेफिनेटली दे वर आल्सो हैविंग सॉर्ट ऑफ लव इंटरेस्ट टुवर्ड्स ईच अदर, और सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विच वाज वेरी प्रोलॉन्ग। और इन्होंने अपने जेंडर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कभी बात नहीं की है, इन्होंने उसको मोस्टली फ्लूइड ही रखा है या फ्लूइड ही दिखाने की कोशिश की है ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ आवर करियर। ठीक है ना,
तो 3 इनकी मैरिजेस थी फॉर्मली, और कुछ इनके रिलेशनशिप जो थे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्कल में भी थे। इनफैक्ट अभी हमने एडवर्ड सापिर का बात किया, जो कि एक लिंग्विस्ट हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके साथ में भी समवेयर अराउंड 1924 जब ये जस्ट अपना ग्रेजुएशन कर करके निकली थी, तो एक ब्रीफ रिलेशनशिप था, बट उनके जो व्यूज़ थे जेंडर को लेकर के, जेंडर रोल्स को लेकर के, उससे खासी एक असहमति थी। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पर शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड और शी वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विथ बैटसन, जो उनके थर्ड हस्बैंड थे। अब बात पर्सनल लाइफ और इन सारी चीज़ों की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम केस स्टडी को समझने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 23 में ये अपना ग्रेजुएशन करके जब आ रही होती हैं, तो इन्हें मौका मिलता है अगस्त 25 में, अगस्त 25 के अंदर में क्या करने का, एक फील्ड विजिट करने का। फील्ड विजिट करने का कहाँ पर? ये जाती हैं अमेरिकन समोआ के अंदर में, और वहाँ की जो अडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको स्टडी करती है। अडोलसेंट जो गर्ल्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। अच्छा, कई सारे जगहों पे ना ये सिर्फ समोआ लिखा होता है, और इससे बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, बिकॉज इनके वर्क का भी जो नाम है ना, जो वर्क पब्लिश हुआ बाद में, वो कमिंग ऑफ एज इन समोआ है। तो आपको समझना है कि समोआ और अमेरिकन समोआ एक ही नहीं है, ये दो डिस्टिंक्ट आपको प्लेसेस दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो पैसिफिक के रीजन में जो अमेरिकन समोआ है और जो सिर्फ आपका समोआ है, ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, टाइम लाइन है, उससे आपको डिवाइडेड देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, इसीलिए एक दिन आपको डिफरेंस इन दोनों के बीच में यहाँ पर दिखाई देता है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन समोआ एंड अमेरिकन समोआ, जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर अपने आप को देखता है, और यूएस के मेंबर के, सॉरी नॉट यूएस, यूनाइटेड नेशन के मेंबर के तौर पर देखता है। जबकि यहाँ पर अमेरिकन समोआ है एक अनचार्टेड, एक अनअकाउंटेड टेरिटरी के रूप में आप देखोगे अमेरिका के, ठीक है ना। तो ये अडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं, इनके बिहेवियर को यूएस के गर्ल्स के साथ में क्या करती हैं, कंपेयर करने की, समझने की कोशिश करती हैं। इनका एक क्वेश्चन था, रिसर्च का जो प्रॉब्लम था, रिसर्च का जो क्वेश्चन था, कि जो टर्बुलेंस, जो एक आपको उथल पुथल दिखाई देती है अमेरिकन गर्ल्स के बीच में एडोलेसेंस की एज के दौरान में, जो एक आप कह सकते हो कि कई बार एक रिबेलियस एटीट्यूड सामने आता है, जो एक इमोशनल स्ट्रेस सामने आता है अमेरिकन गर्ल्स में, क्या ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से है, या फिर ये नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि कल्चर और इन्वायरमेंट की वजह से आपको देखने को मिलता है? क्योंकि अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होगा, यानी कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एडोलसेंस की एज में आपको पता है कि कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ही आप प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हो, खासकर फीमेल्स में जो मेनार्क का ऑनसेट है बिटवीन द एज ऑफ 11 to 14, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है एज ऑफ मेनार्क। तो क्या है, हाइपोथैलेमस जो आपकी बॉडी में है, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है, और वो जाकर आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, यहाँ पर जीएनआरएच को रिलीज किया। जीएनआरएच जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, ट्रिगर करता है कि भैया तुम प्रोड्यूस करो व्हाट इज कॉल्ड एज एलएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इस एलएच का बॉडी के अंदर में सर्ज आता है। इस एलएच के सर्ज के साथ कई सारे चेंजेस जुड़े हुए हैं बायोलॉजिकल, और इनफैक्ट टेम्परामेंट और मूड को लेकर के भी चेंजेस को स्कॉलरली रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो इनका क्वेश्चन था कि क्या इस वजह से ये बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, या कोई और रीजन बैकड्रॉप के अंदर में वर्क कर रहा है। अगर बायोलॉजिकल रीजन है, हार्मोनल रीजन है, तो दुनिया भर की लड़कियों के बीच में, फीमेल्स के बीच में, एडोलसेंट गर्ल्स के बीच में होना चाहिए। अगर कल्चरल रीजन है तो वो डिफर करेगा। तो जब इन्होंने अमेरिकन समोआ के अंदर में रिसर्च की, तो उनको देखने को मिला कि जो इमोशनल मूड है, जो उनका एडोलसेंस है फीमेल का, वो बहुत ही स्ट्रेसलेस है। वहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, वहाँ पर ये टर्बुलेंस, ये उथल पुथल नहीं है। वहाँ पर ये जो एक आपको रेबेलियस एटीट्यूड देखने को मिल रहा है कई बार, खासकर दूसरी जनरेशन के साथ जनरेशन गैप की वजह से जो एक टर्बुलेंस आ रही है, वो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो टोटल जो ओवरऑल मूड है उनके यहाँ पर लेस इमोशनल आपको दिखाई देगा। इसका रीज़न ये बताती हैं कि कल्चर जो है अमेरिका का और समोआ का, अमेरिकन समोआ का, ये टोटली डिस्टिंक्ट है। फैक्ट्स पर्टेनिंग टू लाइफ, बर्थ, डेथ, सेक्स, ठीक है ना, ये उनसे हाइड नहीं किए जाते बच्चों से, ठीक है ना। दे आर नॉट वेरी मच टैबूड, कम टैबूज उनके बीच में। इनफैक्ट सेम सेक्स रिलेशनशिप और प्री मैरिटल सेक्स जो है, वो भी उनकी सोसाइटी के अंदर में कॉमन प्रैक्टिस के तौर पर देखा गया है। जब इन्होंने कुछ यंग गर्ल फीमेल इन्फॉर्मेंट से इंटरव्यू लिया, उनसे बातें की, तो उन्हें पता चला। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे जो ये टर्मोइलसम टाइम पीरियड, स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड है, वो नहीं देखने को मिलता है। तो इससे ये कंक्लूजन पे पहुंची कि डेफिनेटली दिस इज जो हमारा पर्सनैलिटी है, या हमारे जो चेंजेस एडोलसेंस के अंदर में आ रहे हैं, इसके पीछे के जो रीजन है, दे आर मोर कल्चरल देन बायोलॉजिकल, ठीक है ना। दे आर मोर कल्चरल देन बायोलॉजिकल। और इसी से ये इस चीज़ को असर्ट भी करती हैं कि डेफिनेटली जो कल्चर है हमारा, वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। याद होगा आपको कि पूरा का पूरा जो स्कूल है वो इसी इंटर रिलेशनशिप को
एक्सप्लोर करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया था। सो दिस इज वन ऑफ आवर मेजर वर्क एंड इनफैक्ट द फर्स्ट वर्क जिसको ये पब्लिश कराती हैं अपनी 1928 के बुक के रूप में, कमिंग ऑफ एज इन समोआ, ठीक है ना, कैस्ट सॉर्ट में आप इसको यहाँ पर कह सकते हो, जो 1928 में पब्लिश होता है। अच्छा, फील्ड वर्क की बात करें तो ये मई 26 तक लगभग इन्होंने यहाँ पर फील्ड वर्क किया था और लगभग एक 9 महीने के आसपास का यहाँ पर समय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा इस 15 मिनट के वीडियो के थ्रू